आनुवंशिकता एवं जैव विकास को जारी रखेंगे और आज हम इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का परिचय और मेंडल के प्रयोगों को समझा था। आज की इस वीडियो में हम कुछ विषय बिंदुओं को पढ़ेंगे, जो कि है यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, और हम लिंग निर्धारण को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हमने कुछ लक्षणों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये लक्षण अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं, यहाँ पर हम इसी बात को समझेंगे। अब यहाँ तक दोस्तों हमको पता चल गया है कि जो डीएनए होता है उसके पास संदेश होते हैं, जिससे कि प्रोटीन बनता है। यही प्रोटीन लक्षणों को निर्धारित करते हैं। किसी जीव में ये प्रोटीन्स लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये प्रोटीन्स विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, आइए अब इसको समझते हैं। इसको हम पौधे की लंबाई वाले लक्षण के उदाहरण से समझेंगे। अब पौधे में कुछ स्राव उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। एक विशेष प्रकार का हार्मोन पौधे के विकास को नियंत्रित करता है, यानी कि ये पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो पौधे की लंबाई पादप हार्मोन की मात्रा और पादप हार्मोन बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। मान लेते हैं एक एंजाइम है जो कि हार्मोन बनाने के प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर ये एंजाइम अच्छे से काम करता है तो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनेगा और पौधा लंबा होगा। यदि ये एंजाइम, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इनको कोड करने वाले जीन में कुछ बदलाव आ जाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जो कि इसकी दक्षता को कम कर देते हैं, तो इससे हार्मोन कम मात्रा में बनेगा और पौधा छोटा होगा, वो बौना होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और अगर मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या एकदम ठीक है, जिनके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। आइए इस बात को एक और उदाहरण से समझते हैं, हम मानवों के उदाहरण से। अब हम मानवों में 46 क्रोमोसोम होते हैं और हम द्विगुणित जीव हैं, जिसका मतलब है कि क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं और इन्हीं जोड़ों में से हर एक जनक योगदान देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम का एक जोड़ा दिखाया हुआ है, ऐसे ही 23 जोड़े होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई जीन है जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार है। अब हम इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा खोल देते हैं। यहाँ पर ये जीन है। अब दोस्तों, हर क्रोमोसोम के जोड़े में से जनन कोशिका एक एक क्रोमोसोम को लेगी और फिर निषेचन होगा। और निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज बनेगा और इसकी जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो पहले जैसी हो जाएगी, यानी कि 46 हो जाएगी और ये द्विगुणित हो जाएगा। तो लैंगिक जनन में माता पिता दोनों संतति के लक्षण पर असर डालते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और लिंग निर्धारण, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, इसको हम समझते हैं। लिंग निर्धारण किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करना है। अब यहाँ तक दोस्तों हम सभी को इतना तो मालूम हो ही गया है कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए और संतति पैदा करने के लिए। तो नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस बात का जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे। दोस्तों, कुछ जीवों में, जैसे कि कुछ सरीसृपों में, संतति का लिंग पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है।
जैसे कि तापमान निर्भर लिंग निर्धारण, जिसमें कि निषेचित अंड कौन से तापमान पर है, इससे संतति का लिंग निर्धारण होगा। और इस तरह का लिंग निर्धारण कछुओं में देखा जाता है। अब दोस्तों हम मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है उसको हम समझेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि हम मानवों में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि 46 क्रोमोसोम हम में होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि यही संतति के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। अब नर मानव में यह 23वां क्रोमोसोम का जोड़ा होता है XY और मादा में यह होता है XX। तो मैं एक तरफ नर के लिंग क्रोमोसोम को लिख देता हूं और दूसरी तरफ मैं मादा के लिंग क्रोमोसोम को लिख देता हूं। तो नर के जो संभव युग्मक होंगे वो होंगे X और Y प्रकार के, जिसका मतलब है कि आधे शुक्राणुओं के पास X क्रोमोसोम होगा और दूसरे आधों के पास Y क्रोमोसोम होगा। और यहाँ पे मादा एक ही प्रकार का अंडाणु उत्पन्न करेगी, वो होगा X टाइप का, और फिर इसका निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होगा कि अगर अंड X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु के साथ संलयन करता है तो जो संतति होगी वो होगी मादा, जिसके पास जो लिंग क्रोमोसोम होंगे वो होंगे XX। और अगर Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंड को निषेचित कर देता है तो नर संतति पैदा होगी, जिसके पास XY लिंग क्रोमोसोम होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नर जनक संतति का लिंग निर्धारण कर रहा है। दोस्तों कुछ ऐसे मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। आज की इस वीडियो में हमने यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं इस वाले विषय पर हमने चर्चा करी, और आखिरी में हमने जाना कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आखिरकार संपन्न होती कैसे है। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCERT किताब के ये जो 2 विषय बिंदु हैं इनको हमने खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास, जाति उद्भव, इन दोनों विषय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इनको समझेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने लक्षणों की अभिव्यक्ति कैसे होती है इस बारे में चर्चा करी थी और हमने लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझा था। आज की इस वीडियो में हम कुछ विषय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि है विकास और जाति उद्भव। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बात की थी कि जनन की प्रक्रिया के दौरान एक मूल घटना होती है, जो कि है डीएनए की प्रतिकृति को बनाना। और ये डीएनए की प्रतिकृति जनक डीएनए के एकदम समरूप नहीं होती है और इस कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताएं विकास का कारण बनती हैं। तो आइए इस विकास को जान लेते हैं कि ये होता क्या है। विकास, जिसको हम अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं, जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। आइए दोस्तों अब विकास को एक दृष्टांत की मदद से समझते हैं। तो इसमें हम 2 परिस्थितियों को देखेंगे। पहली परिस्थिति है ये वाली। मान लेते हैं कि ये एक हरी भरी जगह है जहां पर हरी घास, पेड़ पौधे और पत्तियां हैं, और इस जगह लाल बीटल्स रहते हैं, और यहाँ पर इन्हीं के साथ साथ कुछ कौवे भी हैं जो कि इन बीटल्स को खाते हैं। तो होता क्या है कि ये लाल बीटल्स लैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। इस कारण
इनमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती है और इन विभिन्नताओं की वजह से एक नए हरे रंग की बीटल का उद्भव होता है। अब ये हरे बीटल्स हरे पर्यावरण में कौओं को दिखती नहीं है, जिस कारण कौए इन्हें खा नहीं पाते हैं और वे लगातार लाल बीटल्स को खाते रहते हैं, जिससे कि इस समष्टि में हरे बीटल्स की संख्या बढ़ने लगती है और लाल बीटल्स बचते ही नहीं हैं। तो इस परिस्थिति में बीटल्स ने अपनी उत्तरजीविता के लिए विकास किया। हरे बीटल्स को यहाँ उत्तरजीविता लाभ मिला ताकि वो कौवे से अपने आप को बचा पाए। इस तरह के विकास को हम प्राकृतिक वरण कहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने यहाँ पर हरे बीटल्स को उनके सर्वाइवल यानी कि उत्तरजीविता के लिए चुना है। आइए अब दूसरी परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। अब इस परिस्थिति में भी मान लेते हैं कि इस हरी भरी जगह में लाल बीटल्स की समष्टि रहती है और लैंगिक जनन के कारण यहाँ पर भी एक नए रंग का उद्भव होगा। ये विभिन्नता है नीली बीटल्स और धीरे धीरे फिर ये नीली बीटल्स भी जनन कर अपनी संख्या बढ़ाएंगी। लेकिन एक बार क्या होता है कि अचानक से एक हाथी आता है और गलती से लाल बीटल्स के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसके कारण लाल बीटल्स मर जाती हैं। इसके परिणाम से ज्यादातर जो लाल बीटल्स होंगी वो मर जाएंगी और इस समष्टि में सिर्फ नीले रंग की बीटल्स बचती हैं। तो ये जो घटना हुई ये भाग्य से हुई। तो ये उदाहरण है आनुवंशिक विचलन का, जिन्हें हम अंग्रेजी में जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं और इसके बारे में आप आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जनसंख्या में दुर्लभ भिन्नता समय के साथ एक सामान्य लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। तो यहाँ पर हमने विकास की दो परिस्थितियां देखी जहां पर विकास हुआ था। आइए अब उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उपार्जित लक्षण को समझेंगे। इसको हम अंग्रेजी में एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। एक उपार्जित लक्षण पर्यावरणीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीव में विकसित होता है। इन लक्षणों को जीवित जीव के डीएनए में कोड नहीं किया जाता है और इसलिए इसे भविष्य की पीढ़ियों को पारित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए परिस्थिति एक को देख लेते हैं, जहां पर लाल बीटल्स ने हरे रंग का लक्षण उपार्जित किया यानी कि प्राप्त किया ताकि वे कौओं से बच पाएं। तो ये हो गया उपार्जित लक्षण। अब हम आनुवंशिक लक्षण को समझेंगे। इसको हम अंग्रेजी में इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। ये वे लक्षण हैं जो माता पिता से संतानों को विरासत में मिले हैं। बाल, त्वचा, आंखों का रंग, शरीर का प्रकार, ऊंचाई और कुछ रोगों के लिए संवेदनशीलता मनुष्यों में विरासत में मिले लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। किसी व्यक्ति के विरासत वाले लक्षण उनके जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप इस चूहे को देख सकते हैं, इस चूहे को ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो इसकी पूंछ है ये इसका एक लक्षण है। तो लैंगिक जनन से जब नई संतति पैदा होगी तो उसके पास भी ये वाला लक्षण होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लक्षण होते हैं ये जनक से संतति में जाते हैं और इन्हीं को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। यही चीज हम मानवों में भी होती है, जैसे कि त्वचा का रंग, बाल का रंग इत्यादि। ये सब हमें माता पिता से प्राप्त होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जाति उद्भव, जिसे हम प्रजातिकरण यानी कि स्पीशिएशन कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। प्रजातिकरण
एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। अब दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ सूक्ष्म विकास के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि जितने भी परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण होते हैं अगर हम विकास की नजर से देखें। अब ये जो परिवर्तन होते हैं ये जीवों में कुछ नए लक्षण ला देते हैं, लेकिन इस बात से हमें ये नहीं पता चलता कि प्रजातियों का उद्भव आखिरकार कैसे होता है, नई प्रजातियां अस्तित्व में आती कैसे हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक जंगल है, इस तरफ हरे बीटल्स रहते हैं और यहाँ पर लाल बीटल्स रहते हैं, और ये दोनों बीटल्स की समष्टि किसी वजह से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नदी की वजह से पूरी तरह अलग अलग हो जाती हैं, जिस कारण से ये दोनों समष्टियां आपस में जनन नहीं कर पाती। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम इन्हें दो स्वतंत्र स्पीशीज कहेंगे। आइए अब इसमें हम कुछ और परिस्थितियां देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो हरी बीटल है ये किसी कारण या किसी वजह से लाल बीटल्स वाली समष्टि तक पहुंच जाती है। इस कारण जीन प्रवाह होगा जिसमें कि एक समष्टि से दूसरी समष्टि में आनुवंशिक विविधता पहुंचती है, क्योंकि ये हरी बीटल्स दूसरी तरफ जाके लाल बीटल्स के साथ जनन करेगी, इसलिए आनुवंशिक विविधता तो पहुंचेगी ही। लेकिन इस प्रकार का जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग हैं, परंतु पूर्ण रूपेण अलग नहीं हुई है। तो ये दोनों समष्टियां अनुकूल होनी चाहिए जनन के लिए। इन सभी के साथ साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आनुवंशिक विचलन, जिसमें कि अलील आवृत्तियों का भाग्य से बदलना है, और प्राकृतिक वर्ण, जिसमें कि जीवित प्राणी संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं और दिए गए वातावरण में सबसे उपयुक्त होगा वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। तो इन सब कुछ बातों की वजह से नई प्रजातियों का उद्भव होता है, स्पीशिएशन हो पाता है। और भी कई कारण हैं जिससे कि नई स्पीशीज बन सकती है, जैसे कि ये हरी और लाल बीटल आपस में अनुकूल हैं, इसलिए ये आपस में जनन कर सकती हैं, क्योंकि इनमें सूक्ष्म विकास हुआ है जो कि ज्यादा बड़े बदलाव नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा परिवर्तन होते हैं, उदाहरण के लिए अगर आनुवंशिक स्तर पर ज्यादा परिवर्तन होते हैं जिसके कारण इन दोनों की जनन कोशिकाएं आपस में संलयन नहीं कर पाती है, या हरे बीटल्स सिर्फ हरे बीटल्स के साथ ही जनन करने लगते हैं, तो ये लाल बीटल्स के साथ जनन नहीं करेंगे और फिर ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग समष्टियां स्पीशीज में बदल जाएंगी और एक नई स्पीशीज बन जाएंगी। आज के इस वीडियो में हमने विकास के बारे में जाना कि विकास होता क्या है, और साथ ही में हमने जाति उद्भव को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये दोनों जो विषय हैं इनको खत्म कर दिए हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम कुछ और विषय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि विकास एवं वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।